वन ऑडियो वीडियो क्लियर है सर आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑल राइट। तो सर सितंबर का करंट अफेयर्स हमारा चल रहा था। इट इज़ लेक्चर नंबर 154। तो सर सितंबर के करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो 20 क्वेश्चंस लास्ट क्लासेस में हमने कर लिए थे, ठीक है। तो पहले उन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस उठा के यूज पढ़ते हैं, देखते हैं कितना आपने याद किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिसेंटली रेजिडेंट्स इनसाइड द विलेजेस ऑफ अचनकमार टाइगर रिजर्व गॉट द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। तो सर सीधा सवाल है, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो सर सिंपल द क्वेश्चन इज, जो आपका अचनकमार टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? बताइए सर, अचनकमार टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसका आंसर बताइए। ऋषिक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, कालिया योजना, ये काफ़ी टाइम पहले न्यूज़ में थी, अभी फिर से न्यूज़ में आ गई थी। तो ये कालिया जो स्कीम है किस स्टेट गवर्नमेंट की है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं सर पहले भी। बताइए, कालिया स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की है? उड़ीसा की? पक्का? उड़ीसा की है, तेलंगाना की तो नहीं है? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। ऑल राइट। तो 20 क्वेश्चंस हो गए थे, तो आज का स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द सेंट्रलाइज्ड पोर्टल कॉल्ड ई समाधान। एक नया पोर्टल आया है मार्केट में सर, ई समाधान, ठीक है। तो ये किसने ओपन किया है? डीयू ने किया है, यूजीसी ने किया है, एआईसीटीई ने किया है, या इग्नू ने किया है? ठीक है। पर्पस क्या है? ताकि जो स्टूडेंट्स हैं और स्टाफ की जो ग्रीवेंसेस है, मतलब शिकायतें हैं, उनको रिड्रेस किया जा सके, उनको टैकल किया जा सके, ठीक है। तो एक तरीके का ये कंप्लेंट पोर्टल है स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज के लिए। तो ये किसने स्टार्ट किया? डीयू, यूजीसी, एआईसीटीई या इग्नू? हाँ जी सर, जल्दी से बताइए, क्या लग रहा है आंसर क्या होना चाहिए? बी पे तुक्का लगाना ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। अगर ड्यू ने किया होता तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये सवाल। अगर ड्यू ने किया होता, ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है, यूजीसी का ये काम है। तो यूजीसी ने क्या करा है सर, एक पोर्टल लॉन्च किया है, ई समाधान। तो 24/7 ये वेबसाइट आपकी काम करेगी। अब इसमें आपका एक टोल फ्री नंबर भी अवेलेबल रहेगा। तो आप कोई भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। इवन जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो स्टाफ है यूनिवर्सिटी का, वो भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो सर सवाल आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका काम क्या है? देखो, इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हें रेगुलेट करने के लिए हमने क्या बनाया है, यूजीसी। उनके अंदर क्या करिकुलम रहेगा, तो उनमें जो भी फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिवर्सिटीज में, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को स्पॉन्सर करती है सरकार,
तो वो किसके थ्रू करती है? यूजीसी के थ्रू करती है। तो यूनिवर्सिटीज को फंड कहाँ से मिल रहा है सर? यूजीसी से मिल रहा है। जैसे बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के लिए बॉडी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है। और टेक्निकल जो कॉलेजेस होते हैं उनके लिए हमने एआईसीटीई जैसी बॉडी बना रखी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटीज के लिए सर आपका कौन काम करता है? यूजीसी काम करता है। ठीक है। यूजीसी के सर अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग स्कूल्स टू टीच इंग्लिश एंड यूरोपियन साइंसेज वाज एम्फसाइज्ड इन माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन्स माइन्यूट्स ऑफ 1823। तो अगर यूजीसी बना कब, उसकी अगर आपको कहानी देखना है तो आपको सर जाना पड़ेगा उसे कई साल पहले 1823 में। ठीक है। तो जहां पर जरूरत लग रही थी कि भाई स्कूल्स क्रिएट किए जाएं इंडिया में जहां पर आपको इंग्लिश और यूरोपियन साइंसेस पढ़ाई जाए। एक मिनट रुकिएगा बस। ऑल राइट। तो इंडिया में सर हमें क्या है, स्कूल्स ओपन करने हैं, यूनिवर्सिटीज ओपन करनी है, यूरोपियन कल्चर्स प्रमोट करना है, तो ये सारा काम इंडिया में करना था ब्रिटिशर्स को। तो उसके लिए उन्हें एक बॉडी की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है। तो ये सारी बात शुरू होती है इंग्लिश और यूरोपियन साइंसेस पढ़ाने के लिए। 1823 में ये कहानी चल रही है। बाद में इसको किसने प्रमोट करा? लॉर्ड मैकॉले ने प्रमोट किया, जिसमें उन्होंने प्रोफिशिएंट इंग्लिश स्टूडेंट्स बनाने की बात करी 1835 में। बाद में एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया सर चार्ल्स वुड ने। ठीक है। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 डब्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मतलब एक पूरी उन्होंने क्या बना दी, रूल बुक बना दी इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। तो फिर उन्होंने बात करी कि एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए इंडिया में जो बेसिक स्कूल से यूनिवर्सिटी लेवल तक की पढ़ाई आपको कराता है। तो इसके लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टैब्लिश किया गया था 1925 में। ठीक है। तो एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड आपको देखने को मिलता है 1925 में। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी बनती है 1945 में, जिसका काम ये था कि आपका 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को वो देखे, एक तो अलीगढ़ वाली, एक डी बनारस वाली और एक दिल्ली वाली। 3 जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको ओवरसी करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी बनती है 1945 में। फिर इसी चीज को प्रमोट करते करते जब हमें 1947 में आजादी मिलेगी, फिर हम इसके लिए कानून बनाएंगे 1956 में। ठीक है। तो कानून बना के हम एक नई बॉडी क्रिएट कर देंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। फिर इसको क्या मिल गया सर? एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की अगर फॉर्मेशन की अगर आप डेट देखोगे तो डेट इज 1956। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 22। रिसेंटली सिटी ऑफ मरखम हैज नेम्ड अ स्ट्रीट आफ्टर ए आर रहमान। बताइए सर इसका क्या नाम है स्ट्रीट का? हाँ जी सर, क्या आंसर होगा इसका बताइए? कनाडा। बिल्कुल सर। तो सिटी ऑफ मरखन हैज नेम्ड अ स्ट्रीट आफ्टर ए आर रहमान, और ये मरखन कहाँ पर है? कनाडा में। ठीक है। कनाडा की कैपिटल बताइए जरा मुझे। कनाडा की कैपिटल क्या होगी सर?
टोरंटो नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं, जैसे आसाम की कैपिटल कंफ्यूज करती, कई लोगों को लगता है इट इज गुवाहाटी, इट इज दिसपुर। इंटरनेशनल लेवल पे टर्की की कंफ्यूज करती है, लोगों को लगता है इस्तांबुल, इट इज अंकारा, और इसी तरह के क्वेश्चन फिर वो पूछ लेता है। कनाडा में सब लोग टोरंटो की तरफ चले आते हैं, भैया इट इज ओटावा। एक्चुअल में फॉरेनर्स को इंडिया की भी कैपिटल में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो, इसी तरह से कोई कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं वो भी कंफ्यूज करते हैं, वो क्या इंडिया की कैपिटल मुंबई बता देते हैं क्योंकि फेमस शहर वही सुना होता है। इसी तरह से आप भी कनाडा की कैपिटल क्या बता देते हो, टोरंटो, जबकि क्या है, ओटावा। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा, कनाडा की कैपिटल क्या है सर, ओटावा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23. Recently, Apeksha Fernandez became the first Indian woman to make it to the Junior World Finals in the FINA World Junior Swimming Championship 2022. It was held in which of the following countries? ठीक है, अभी अपेक्षा फर्नांडिस पहली इंडियन विमेन बनी है जो जिनको एंट्री मिली है जूनियर वर्ल्ड फाइनल्स ऑफ द फीना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2022। तो ये जो स्विमिंग चैंपियनशिप थी आपकी, फिना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप, किस कंट्री में हुई थी ऑर्गेनाइज, बताइए। हाँ जी सर, क्या है करेक्ट आंसर, ओटावा। अच्छा, ओटावा तो हो गया सर। बताइए सर क्या होगा आंसर। ऑस्ट्रेलिया लगा रहे हैं तुक्का। वेल वेल वेल, करेक्ट आंसर इज पेरू। पेरू। पेरू किस कॉन्टिनेंट में है, आप बता सकते हैं, पेरू किस कॉन्टिनेंट में है ये बताइए, दूसरा पेरू की कैपिटल बताइए। ठीक है, पेरू की कैपिटल बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। पेरू कॉन्टिनेंट आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में। ठीक है, पेरू कहाँ मिलेगा सर, साउथ अमेरिकन कंट्री है, और इसकी कैपिटल है लीमा। लिम्का नहीं है, ठीक है, कई लोग लिम्का लगा देते हैं फ्लो फ्लो में, लिम्का नहीं है, इट इज लीमा। ठीक है, पेरू की कैपिटल क्या है सर, लीमा, ध्यान रखिएगा। Well, moving to the next question, question number 24. Tata Narasimha Rao Committee recently was seen in news. It is related to which of the following? अभी एक कमेटी बनी थी टाटा नरसिम्हा राव कमेटी, तो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्टैंडर्ड्स, गोल्ड बिलियन एक्सचेंज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिफेंस एंड एरोस्पेस। हाँ जी सर, अभी एक गाड़ी थी टाटा की, उसमें ब्लास्ट हो गया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल था, और भी कई अभी हाल फिलहाल में खबरें आई हैं, कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन्हीं सब से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कमेटी बनाई गई, टाटा नरसिम्हा राव कमेटी। तो इसने कुछ स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंशन किए हैं अपनी रिपोर्ट में, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उन्हें इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि गाड़ी को और ज़्यादा सेफ करवाए जा सकें। ठीक है, तो ये सारे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं ये कब से एक्टिव हो जाएंगे? 1 अक्टूबर 2022 से। तो मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कहा था कि भैया इस तरह की एक जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अभी ओला इलेक्ट्रिक है, ओकिनावा ऑटोटेक है और प्योर ईवी है, तो इनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें फायरिंग की रिपोर्ट हुई थी। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल नई नई मार्केट में लॉन्च हुई है और काफ़ी सेफ्टी पर्पज से अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। रिकमेंडेशंस आर लाइक कि आप गाड़ी में एक सेफ्टी फ्यूज दो। ठीक है, जैसे घरों में क्या होता है, एक सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर उसमें क्या होता है, आपका एक फ्यूज लगा होता है। जैसे पहले फ्यूज चला करते थे पूरे सर्किट में। मान लो अगर ये यहाँ का जो आप कह सकते हो यहाँ का एकदम से अगर करंट बढ़ता है या ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होती है, ओवर हीटिंग से फायर लगने के खतरे रहते हैं। तो अगर कभी भी यहाँ पर फ्यूज में इधर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होगी, तो ये जो वायर होता है फ्यूज का, वो उसका टेम्परेचर जो होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है। तो जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो गाड़ी आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो बाकी अगर ये हीटिंग कंटिन्यू रहती तो हो सकता है फायर लग सकती थी, आग लग सकती थी। तो एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे जैसे ही ये फ्यूज आपका आउट होगा, जैसे ही ये वायर जल जाएगा, वैसे ही अब आप क्या है, गाड़ी आपकी सेफ है, क्योंकि अब जो ओवर हीटिंग हो रही थी वो अचानक से रुक जाएगी। तो एक तरीके से इमरजेंसी सर्किट ब्रेकर का काम करता है आपका ये सेफ्टी फ्यूज। तो बात की गई है गाड़ियों में सेफ्टी फ्यूज इंक्लूड करना मैंडेटरी है। उसके अलावा 4 नए एडिशनल सेंसर्स लगाए जाएंगे तो बैटरी सिस्टम में, ताकि प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए किस पार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एडिशनल सेंसर्स आपको लगाने को मिलेंगे। दो जो बैटरी सेल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को भी मेंटेन करना जरूरी है, ताकि वो आपस में हीट रिलीज करके किसी तरह का ब्लास्ट न कर दें। चार्जर में ऑटो कट ऑफ फीचर देना मैंडेटरी है, ताकि अगर मान लो चार्जिंग कंप्लीट हो जाए, जैसे फोन्स में क्या होता है, ऑटो कट ऑफ होता है, एक बार फोन की चार्जिंग कंप्लीट हो गई तो फिर वो कट ऑफ हो जाएगा, वो ऐसा नहीं कंटिन्यू जबरदस्ती चार्जिंग होती रहे। तो इसीलिए चार्जर जो होते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटीज के, उनके बीच ऑटो कट ऑफ फीचर होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ताकि अगर एक बार चार्जिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी अगर चार्जर लगा रहे तो ऐसा ना वो जबरदस्ती की वोल्टेज खाता रहे और जबरदस्ती की हीटिंग बढ़ाता रहे। ऑडियो विजुअल अलर्ट्स होने चाहिए ड्राइवर्स के। ऑडियो विजुअल अलर्ट्स का मतलब है कि जो उनकी स्क्रीन होगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्क्रीन होती है, तो उनमें जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत वहां पर उसको डिटेक्ट करके वो बता देगा कि ये प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो किसी तरह की अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसको अलर्ट करने के लिए आपको ऑडियो विजुअल अलर्ट मिलेगा ड्राइवर्स को। ठीक है, तो ये कुछ रिकमेंडेशंस है, ये आपको याद नहीं रखनी है, ये मैंने बस फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज ये आपको बता दिया है। ठीक है, ये नहीं कि रटने बैठ जाओ क्या क्या रिकमेंडेशन है, वो कोई नहीं पूछने वाला आपसे, बट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी थी। मेन चीज ये याद रखनी, जो कमेटी बनी है टाटा नरसिम्हा राव कमेटी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, एक बार थम्स अप दीजिए अगर ये समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है तो, अगर डाउट है तो डाउट पूछिए। हाँ जी सर, ये मे थम्स अप इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। हाँ जी सर, देखिए आवाज़ हो सकता है मेरी थोड़ी आपको अजीब लगे यार, थोड़ा सा भी कोल्ड का असर है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? वेल वेल वेल, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Recently, which of the following companies has launched India's first liquefied natural gas LNG liquefied natural gas fueled green truck? ठीक है, अभी एक कंपनी है जिसने LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक लॉन्च किया है। LNG जैसे अभी अब ट्रक्स होते थे डीजल फ्यूल्ड होते थे अभी तक। ठीक है, डीजल आया, अभी मार्केट में CNG फ्यूल्ड हमने व्हीकल्स देखे, पेट्रोल फ्यूल्ड व्हीकल्स देखे। तो अब जो मार्केट में नई तरह का फ्यूल एक आया है LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ऐसे भी ट्रक्स डेवलप हो गए हैं जिसमें अब एज ए फ्यूल क्या यूज होगा, LNG यूज होगा। तो किस कंपनी ने इंडिया का पहला LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक लॉन्च किया है? LNG से क्या है, पॉल्यूशन और कम हो जाएगा। हाँ जी सर, बताइए।
किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 25। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए सी बी ये सब तो क्या बताए जा रहे हैं? ओके, देखते हैं सर। करेक्ट आंसर इज ब्लू एनर्जी मोटर्स। ठीक है, ब्लू एनर्जी मोटर्स। तो इसने लॉन्च किया इंडिया का पहला एलएनजी फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक। देखो इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एलएनजी, एलपीजी, एचसीएनजी। क्या होते हैं सर ये सब? तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम क्या होता है सर? देखो हमें पता है कि मान लो बहुत सालों पहले क्या था कि पेड़ वगैरह जो थे या एनिमल्स वगैरह थे वो डिपॉजिट होके लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होने लगे। जैसे देखो हिस्ट्री में कोई भी चीज जितनी पुरानी हो जाती है वो उतनी ही पुरानी लेयर में मिलेगी। जैसे यहाँ पर कोई प्लांट्स वगैरह रहे होंगे, ये गिर गए, बिल्कुल यहाँ पे लेयर डिपॉजिट हो गई, फिर अगली लेयर डिपॉजिट हो गई, तो लेयर बाय लेयर यहाँ पर ये डिपोजिशन चलता रहा। तो ये बन गई सर, जो लेयर बाय लेयर डिपोजिशन की रॉक होती है उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो कंप्रेशन और जो भी केमिकल प्रोसेसेस की वजह से जो नीचे आपके प्लांट्स वगैरह डिपॉजिट हुए थे ये क्या बन गए सर? ये क्रूड ऑयल बन गए, ये बन गए सर पेट्रोलियम। ठीक है, तो एक लिक्विड बन गया जिसे हम कहते हैं सर पेट्रोलियम। ठीक है, और इसी से आपके कोल भी बनेगा, इसी से आपका पेट्रोलियम बनेगा, इसी में आपको नेचुरल गैस बनेगी। तो आपको ये कहाँ पर मिल रहे हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स मिल रहे हैं। और पेट्रोलियम जनरली किससे मिलता है? जो मरीन ओरिजिन के एनिमल्स होते हैं, जैसे फिशेस वगैरह होती हैं। इसीलिए पेट्रोलियम आप जनरली देखोगे कहाँ पे मिलता है? कोस्टल एरियाज में मिलता है। आपने देखा होगा पेट्रोल की जो ड्रिलिंग होती है कोस्ट पे कर रहे होते हैं किसी कंट्री के। तो जो जनरली मरीन ओरिजिन के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनकी डिपोजिशन से आपको क्या देखने को मिलता है? पेट्रोलियम देखने को मिलता है। ठीक है, फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ टाइनी marine creatures, plants and vegetations under mud, silt and sand. Over the years, it undergoes chemical changes to form crude oil and natural gas under the action of heat and pressure. ठीक है, तो इससे क्या बनता है आपका? पेट्रोलियम। फिर इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइनरीज में ले जाते हैं, और रिफाइनरीज से हम क्या बनाते हैं? पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं। जैसे जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस इंडस्ट्री की, वो दुनिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो जैसे HPCL है उसकी, वो ये सब क्या करती है? रिफाइनरी का काम करती है। देखो इंडिया में भले क्रूड ऑयल इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम उसी दर से एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। जो पेट्रोल है ना, रिफाइंड ऑयल है, उसको बहुत तेजी से एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, अब जो इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसमें एक तो आपका पेट्रोलियम निकल रहा है, दूसरी क्या चीज निकल रही है सर? दूसरी आपका ये है, क्या कहते हैं, गैस है। ठीक है, कुछ गैस भी रिलीज होती है। तो गैस भी क्या होती है? रॉक्स में टैप हो गई होती है। तो कई बार हम यहाँ से ड्रिल होल करके यहाँ से गैस को भी बाहर निकालते हैं। ये गैस भी कैसी होती है? फ्लेमेबल होती है। तो इस गैस को हम क्या कहते हैं? जो पेट्रोलियम के साथ गैस निकलती है उसे कहते हैं सर हम नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये क्या है आपकी नेचुरल गैस? इट इज कलरलेस और ऑर्डरलेस, मेड ऑफ वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स, बट मीथेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई सारे कंपाउंड्स होते हैं लेकिन नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो है आपका मीथेन। ठीक है, जैसे आपका बॉम्बे वाला जो कोस्टल एरिया है वहां आपको नेचुरल गैस खूब देखने को मिलती है। ये एरिया बहुत फेमस है, बॉम्बे हाई एंड बेसिन। ठीक है, लेकिन नेचुरल गैस में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है आपका? मीथेन। ठीक है, क्या है? मीथेन। नेचुरल गैस में आपको 70 to 90% मीथेन है, देन कुछ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आपको देखने को मिलेगा।
इसी तरह से आपका सीएनजी होती है। अगर इसी नेचुरल गैस को अंडर हाई प्रेशर आप कंप्रेस कर दो तो वो क्या बन जाती है, आपकी सीएनजी बन जाती है। क्योंकि देखो नेचुरल गैस को अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है, तो हमने क्या करा, इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करके मार्केट में बेचा। अब कंप्रेस करने से ये जगह कम घेरेगा, इसकी वॉल्यूम हमने कम कर दी, ठीक है। तो ये सस्ता है, एमिशन रिड्यूस करता है, लो स्टोरेज कॉस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो डीजल के कंपेयर में क्लीनर सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसका एक्सप्लोजन का रिस्क रहता है। सीएनजी ये गैस है सर, आपको भी पता है एलपीजी गैस कितनी खतरनाक होती है। कहीं से भी सर गैस अगर लीक हुई, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल अगर लीक हुआ तो उतने एरिया में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन गैस रिलीज लीक हुई तो आपको भी पता है कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो सीएनजी इसीलिए थोड़ा खतरनाक भी होती है। लेकिन ऑप्टेन कैसे की जाती है, इसी नेचुरल गैस को अगर आप कंप्रेस कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और इसी नेचुरल गैस को बनाने में जो आपका बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब आप पेट्रोल क्रिएट करते हो ना पेट्रोलियम से, तो उसमें जो एक गैस निकलती है एज ए बाई प्रोडक्ट, वो होती है आपकी एलपीजी, ठीक है। और आपको तो पता है एलपीजी का लीक कितना खतरनाक होता है, तो ये सीएनजी से उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सीएनजी का वजन एलपीजी के कंपेयर में और ज्यादा कम होता है। तो सी एलपीजी तो सर फिर भी थोड़ा जमीन पे बैठ जाएगी, लेकिन सीएनजी को देखोगे तो लाइट वेट होने की वजह से बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए इसका एक्सप्लोजन का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। अब इसी सीएनजी में अगर आप हाइड्रोजन मिक्स कर दोगे तो वो बन जाएगी एच सीएनजी, ठीक है। और अगर इसी नेचुरल गैस को, जो गैस है उसे आप क्या कर दो, कूल करके लिक्विफाई कर दो, ठीक है। गैस को किस में बदल दिया आपने, लिक्विड में बदल दिया, तो वो कहलाएगी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, इलेक्ट्रिफिकेशन में हेल्प करता है, स्मोक फ्री है, कोई भी ब्लैक कार्बन का आपको यहाँ पे एमिशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया सर, इसी नेचुरल गैस से क्या क्या आप बना सकते हो। इसी नेचुरल गैस को अगर लिक्विफाई कर दो तो नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कंप्रेस कर दो तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स किसके हैं, नेचुरल गैस के हैं। और पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट, ठीक है, जब आप पेट्रोलियम से मान लो पेट्रोल बना रहे थे, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है सर, वो है सर आपका एलपीजी, ठीक है। तो वो है सर आपका एलपीजी। तो दैट इज ऑल अबाउट एलएनजी, सीएनजी, एससीएनजी, पेट्रोलियम। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, तो इन सब का मीनिंग्स आपको क्लियर है कि नहीं, इज दैट क्लियर और नॉट। क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। तो ये सब आपको पीडीएफ में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है, सब पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। Recently, who among the following has been appointed as the executive chairman of the NALSA, National Legal Service Authority? बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। नालसा तो सर पढ़ा है, पॉलिटी की क्लास में पढ़ाई होगा, यहाँ मैंने तो पढ़ाया है पीसीएस की क्लास में। हाँ जी सर, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। ए पे तुक्का। चलो, करेक्ट आंसर इज जस्टिस जी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। तो इसके चेयरमैन कौन है, जस्टिस जी डी वाई चंद्रचूड़, जो हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने वाले हैं। नवंबर में इनका शपथ ग्रहण होगी, जब जस्टिस यू यू ललित का रिटायरमेंट होगा। तो सर नालसा की बात करते हैं, नालसा
क्या काम करता है। देखो, इंडिया में जब हमें आजादी मिली थी तो हमने जब संविधान बनाया था तो जो गरीब लोग थे, पुअर पीपल थे, ठीक है, उनको लीगल एड के लिए कुछ प्रावधान करे थे। लीगल एड का मतलब होता है कि मान लो आप कभी कोर्ट में गए, तो कोर्ट में इधर साइड तो सर आपके अगेंस्ट जिसने केस दर्ज किया है मान लो वो होगा, तो उसका वकील होगा, उसको कहेंगे प्रोसिक्यूटर। इधर आप होगे, आपको भी एक वकील लाना जरूरी है, ठीक है। कोर्ट में बिना वकील के केस, बिना लॉयर के केस नहीं लड़ा जा सकता। लेकिन सर लॉयर टेक्स अ फी, लॉयर लेता है पैसा। अगर मान लो इसके पास लॉयर नहीं, इसके लॉयर को कहेंगे डिफेंस लॉयर, तो क्या कोर्ट इसको लॉयर प्रोवाइड करेगी? तो पहले क्या होता था सर, पहले हमें लॉयर तो मिलता था लेकिन ओनली इन सिविल केस, क्रिमिनल केसेस। मान लो किसी ने आप पर मर्डर का आरोप लगा दिया, ठीक है, किडनैपिंग का आरोप लगा दिया, तो सिर्फ जो क्रिमिनल केसेस होते थे उनमें वकील मिलता था, ठीक है। वकील मिलना मतलब लीगल एड। अगर कोई गरीब है, वकील लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो कोर्ट गवर्नमेंट के खर्चे पे वकील आपको प्रोवाइड करता था, इसको कहते हैं लीगल एड प्रोवाइड करना। लेकिन सिविल केसेस में ये व्यवस्था नहीं थी, तो अगर आपका वकील नहीं है तो ये आपकी हेडेक है, कोर्ट की हेडेक नहीं है, ठीक है। तो सिविल केसेस में पहले ये प्रोविजन नहीं था। बट इंदिरा गांधी ने आफ्टर एन अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 39A, तो आर्टिकल 39A में अमेंडमेंट करके उन्होंने एक पॉइंट डाला टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। ये पूछता भी है फ्री लीगल एड का जो आर्टिकल कौन सा है, तो फ्री लीगल एड आपको मिलती है सर आर्टिकल 39A से। तो आर्टिकल 39A में इंदिरा गांधी जी ने बोला कि भैया फ्री लीगल एड तो हर हाल में मिलना चाहिए, सिविल केसेस हो या क्रिमिनल केसेस हो। तो पहले जो काम सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता था, तो उसके लिए पहले तो इंदिरा गांधी जी ने डीपीएसपी में अमेंडमेंट किया। फिर उसके बाद सर सिर्फ डीपीएसपी में लिखने से तो कुछ नहीं होता है, आपको इसके लिए प्रॉपर लॉ भी बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रॉपर एक लॉ बना के एक बॉडी बनाई, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। 1995 में बॉडी क्रिएट होती है, इसके लिए लॉ पास हुआ था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में। तो इस बॉडी को बनाने का पर्पस ये था कि जो भी गरीब लोग हैं उन्हें आप क्या प्रोवाइड करो, फ्री लीगल एड। जो काम पहले सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता था, अब वो सिविल केसेस में भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो कोई भी केस हो, डजंट मैटर, फ्री लीगल एड सबका अधिकार है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी है उसे वकील प्रोवाइड करे, ठीक है। और कोर्ट, और ये जिम्मेदारी किसको दे रखी है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इंडिया में फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, लीगल अवेयरनेस बढ़ाना, ये सारा काम कौन करता है सर, नालसा करता है, ठीक है। कौन करता है, नालसा करता है। तो नालसा का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है सर, ये आर्टिकल 39A जो बात करता है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की, इसके थ्रू आया है। प्लस हमारा आर्टिकल 14 और 22 सब क्लॉज 1 ये भी बोलता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मेंटेन करे और एक ऐसा लीगल सिस्टम प्रमोट करे जो कि जस्टिस प्रमोट करता हो ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, यानी सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी हमारे देश में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा देश बिलीव करता है ऑन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो ये चीज तो सर सेटिस्फाई नहीं हो रही थी पहले, क्योंकि सिविल केसेस में हम फ्री लीगल एड नहीं दे रहे थे। बट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड अंडर नालसा, ठीक है। तो नालसा ने सर आपके कौन से आर्टिकल्स को जस्टिफाई किया है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 39A। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, इसमें कोई डाउट है? अगर क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। इज दैट क्लियर और नॉट, बताइए सर। तो ये डील करता है सर नालसा से। तो नालसा में सबसे इंपॉर्टेंट बात दो तीन चीजें हैं। पहली तो इसकी फुल फॉर्म नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, दूसरी किस ईयर में फाउंड हुआ, 1995, किस कानून से बना, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, ठीक है। तो ये तीन बातें नालसा के बारे में यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है सर। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। अभी नेशनल गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं देश में, तो अभी 36 नेशनल गेम्स जो होने वाले हैं उसके मैस्कॉट का नाम क्या है? मैस्कॉट मतलब एक होता है ना, जिस कोई भी गेम हो रहा है तो उससे एक जानवर को रिलेट कर देते हैं।
विच वॉज रिसेंटली अनवील्ड बाई यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह। तो अभी सीधा सा ये बताओ 36 नेशनल गेम्स हैं, उसके मैस्कॉट का नाम क्या है, बताइए सर। हाँ जी सर, मैस्कॉट का नाम क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज सवाज। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? सवाज है। सवाज का मतलब क्या होता है? कब। कब होता है आपका जो लॉयन का बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? कब कहते हैं। ठीक है, और थीम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो अभी 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच ये गेम आपके चले हैं, तो ये सारे शहरों में ये गेम खेले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली द इन्फ्लाइटेबल एरोडायनेमिक्स डी एक्सेलरेटर, ये क्या बवाल है सर? आईएडी, इन्फ्लाइटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर was successfully tested by which of the following organizations। तो ये टेक्निक किसने टेस्ट करी है? डीआरडीओ, एचएएल, सीएसआईआर या इसरो? देखो इन्फ्लाइटेबल का मतलब होता है जैसे बैलून है, ठीक है, बैलून को आप फुला सकते हो, उसमें हवा भर सकते हो, तो बैलून क्या है सर? इन्फ्लाइटेबल। फ्लैट का मतलब होता है पंक्चर हो जाना। ठीक है, फ्लैट का मतलब क्या होता है? पंक्चर हो जाना, और इनफ्लैट का मतलब होता है हवा भरना। जैसे आपकी गाड़ी का टायर है, जैसे हम लोग तो पंक्चर वर्ड यूज करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं? माई टायर गॉट फ्लैट। तो सर जीके के अलावा इंग्लिश भी सीख रहे हो आप, ठीक है, तो सोचो कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो फ्लैट वर्ड का यूज करते हैं जब कुछ पंक्चर वगैरह हो जाता है, माई टायर गॉट फ्लैट। ठीक है, तो इसी तरह से जब गाड़ी के टायर में हवा भरवाते हो तो टायर को इन्फ्लेट करते हो। तो इन्फ्लेट का मतलब होता है जब किसी चीज में आप हवा भरवा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इन्फ्लेट। तो अब आप रिलेट कर पाओगे अभी। तो इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक, एरोडायनेमिक मतलब जो हवा में उड़ पा रहा हो, मतलब ऐसा गुब्बारा जो इन्फ्लेट करके आप हवा में उड़ा पा रहे हो। डी एक्सेलरेटर जो किसी की स्पीड कम कर रहा हो। ये सब सर हमें क्यों बता रहे हो? ये भी समझने में मदद देगा भी। जो टेक्नोलॉजी है बहुत आसान सी टेक्नोलॉजी है, बस मीनिंग इसको थोड़ा सा वो घुमा फिरा के टफ कर दिया, अभी सब समझा दूंगा। ठीक है, तो इन्फ्लेटेबल एयर एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर ये टेक्नोलॉजी किसने टेस्ट की है सर? वेल करेक्ट आंसर इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसरो के साथ अभी एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी, जैसे आपने सुना होगा चंद्रयान 2, अभी हमने मिशन लॉन्च किया था चंद्रयान 2, याद है? तो चंद्रयान 2 सर फेल हो गया था। फेल होने का रीजन क्या था कि मून की जिस साइड पे हमने उसे भेजा तो वो सर धीरे धीरे उसे लैंड करना था, लेकिन वो सर जो हमारा चंद्रयान 2 का लैंडर था वो सर बहुत ही एक झटके से उस पर लैंड कर गया। उसकी वजह से क्या था सर, बहुत तेजी से एक कनेक्शन बीच में टूट गया, एक झटके से उस पर जाके गिर गया, तो उससे उसको थोड़ा सा नुकसान शायद पहुंचा है। ठीक है, कोई भी चीज है, जैसे मान लो आप चांद पे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल चंद्रयान 2 का ही एग्जांपल ना लो, एक जनरल एग्जांपल लो कि कल आप चाहते हो कि मार्स पे क्या भेजो सर, एक मिशन भेजो, ठीक है, एक गाड़ी भेजो, वो क्या करे? मार्स से मिट्टी लेके आए। ऐसा सर हम करते रहते हैं, ठीक है। अब लेकिन वो गाड़ी सर क्या हुआ, अचानक से मान लो अगर धम्म से जाके मार्स पे जाके गिर जाए, ठीक है, या मान लो कोई एलियन है अपनी गाड़ी अगर इंडिया में भेजे, वो धम्म से आके अगर गिर जाए तो सर गाड़ी को तो नुकसान हो जाएगा ना। तो सर इसको रोकने के लिए कोई टेक्निक होनी चाहिए। तो इसी के लिए मतलब जो धम्म से आके ना गिरे, स्लोली स्लोली आके गिरे, तो उसके लिए सर जो आपको सैटेलाइट है उसे हमें क्या कराना पड़ेगा सर? डी एक्सिलरेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सर हमें क्या चाहिए? डी एक्सिलरेटर चाहिए। तो ये वही डी एक्सिलरेटर है। तो ये कैसे काम करेगा? ये सैटेलाइट जब भी नीचे लैंड करानी होगी तो इस तरह से आप देख सकते हो ये भाई साहब ओपन हो जाएंगे। तो ये क्या है सर? इन्फ्लेटेबल, ठीक है, एरोडायनेमिक डी एक्सिलरेटर। ये क्या है सर? इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सिलरेटर। जैसे सैटेलाइट को नीचे लैंड कराना होगा ये भाई साहब ओपन हो जाएंगे।
तो आप देख सकते हो सेफ लैंडिंग होगी आपकी सैटेलाइट या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी सेफ लैंडिंग आप करवा पाओगे। ठीक है, तो नासा जैसी एजेंसीज ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुकी हैं, अब फाइनली इसरो ने भी टेस्ट कर लिया है, तो नियर फ्यूचर मिशंस के लिए ये हमारा रेडी है। ठीक है सर, तो ये इसका पर्पज है कि एक बार मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे आप एटमॉस्फेयर में से भेजो वो धम से जाके ना गिर जाए, स्लोली स्लोली सर आपका लैंड करे। ठीक है, तो ये इसका पर्पज है, इनफ्लाइटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर। तो ये सर मतलब समझ में आया कि नहीं आया, इज दैट क्लियर और नॉट? देखो अगर अच्छा लगे समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ समझ में आ रहा है। हाँ जी सर जल्दी बताइए। इसरो इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब। ऑलराइट सर, तो ये था सर आपका इनफ्लाइटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर। नाम से तो लग रहा था पता नहीं क्या बवाल होगा, लेकिन मतलब है वही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज वॉन द 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 2022? बताइए सर किसने जीता? ये तो सर वन मतलब ये तो वन लाइनर है, एक झटके में बता दोगे। बताइए सर, 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 2002 किसने जीता है? ऑलराइट, वेल करेक्ट आंसर इज अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है सर? अरविंद चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, अभी जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल वो अटेंड करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये किस कंट्री में होने वाला है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। मेन कंट्री जो इसमें इन्वॉल्व है वो है यूएसए। तो किस कंट्री में होने वाला है? आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। हाँ, इंडो पैसिफिक वाला अगर एरिया कभी डाउट हो तो ये वाला है। ठीक है, ये आपका इंडियन ओशन है, ये अपना इंडिया है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, पैसिफिक में ये इधर यूएस है। तो ये सारी जो कंट्रीज है ना, इंडिया से इधर आ जाओ, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये यूएस है, तो ये सब किस में आ जाती है सर? ये पूरा आ जाती है आपका इंडो पैसिफिक में। ठीक है, तो इन्हीं कंट्रीज के रिगार्डिंग लॉन्च हो रहा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इसकी मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग कहाँ होने वाली है, दैट इज योर क्वेश्चन। अब बताइए सर क्या आंसर लगाएंगे आप इसका? ऑलराइट सर, तो इसकी मीटिंग होने वाली है यूएसए में। देखो यूएसए का पर्पज है आईपीएफ लॉन्च करने के, चार पर्पज है। पहला है सर सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाई जा सके। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया में मान लो हम कोई और गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में हमें क्या सर मैन्युफैक्चर करना है? एक ऑटोमोबाइल, एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी है। तो सर उस गाड़ी को बनाने के लिए हो सकता है हमें टायर यहाँ से लाने पड़े। ठीक है, हो सकता है सर उसके लिए जो स्टील है वो हमें यहाँ से लाना पड़े। हो सकता है सर उसके लिए जो ग्लास है वो हमें यहाँ से लाना पड़े, कोई पार्ट हमें यहाँ से लाना पड़े। तो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उसके लिए जो प्रोडक्ट पार्ट्स होते हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से मंगाने पड़ते हैं। ठीक है,
अब हमें अपनी कंट्री में चूंकि प्रोडक्शन करना है तो उससे रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं, तो कोई पार्ट कहीं मिल रहा है, कोई पार्ट कहीं मिल रहा है, तो कोई जगह किसी चीज के लिए फेमस है, कोई जगह किसी चीज के लिए फेमस है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसी को कहते हैं सप्लाई चेन। तो ये दुनिया भर में ये सप्लाई चेन बनी हुई है कि किस जगह से कहां पर कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है। तो इसी सप्लाई चेन को हमें और मजबूत बनाना है। अभी तक देखो जो सप्लाई चेन है वो बहुत हद तक चाइना पे डिपेंड है, क्योंकि कई सारी चीज कहाँ से बन के आ रही है, चाइना से बन के आ रही है। तो आईपीएफ का पर्पज ये है कि जो इंडिया है और बाकी जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं वो आपस में ही सप्लाई चेन क्रिएट करें, यानी एक दूसरे को प्रोडक्ट शेयर करें ताकि इनके आपस की जरूरतें पूरी हो सकें और हम इस सप्लाई चेन से किसको बाहर कर पाए, चाइना को बाहर कर पाए। ठीक है, ये यूएसए का पर्पज है। तो इसी पर्पज से हमने क्या क्रिएट किया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इसका जो मेन पर्पज है सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाया जाए, ताकि किसी एक कंट्री के डूबने से या एक कंट्री के कहने से, एक कंट्री के रोकने से सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो। जैसे अभी पैंडेमिक में काफी सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिला था। तो दुनिया में कुछ भी बवाल हो जाए, कोई एक कंट्री अगर मान लो हमसे रूठ भी जाए, तो उस वजह से बाकी लोगों का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए सप्लाई चेन में। तो वो मजबूती हमें क्रिएट करनी है। दूसरा, इन कंट्रीज को आपस में क्लीन एनर्जी के लिए बात करनी है। तो क्लीन एनर्जी, कार्बन एमिशन कम करने, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करना है। तीसरा इसका पिलर है कि टैक्सेशन, एंटी करप्शन से लड़ना है। चौथा है कि एक मजबूत और फेयर ट्रेड को बनाया जाए। तो इन 4 पॉइंट्स के साथ ये आईपीईएफ लॉन्च किया गया। देखो लेकिन ये आईपीएफ बहुत ज्यादा अलग है कंपेयर टू अदर एग्रीमेंट्स, क्योंकि बाकी एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि अगर आप वो एग्रीमेंट मान रहे हो तो सारे बातें उस एग्रीमेंट की माननी पड़ेंगी। लेकिन ये बहुत फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट है कि आप चाहो तो इनमें से 1 पॉइंट मानो, 2 पॉइंट मानो, 3 या 4, आपके ऊपर है। आप इनमें से जो जो पिलर के रिगार्डिंग एग्रीमेंट करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि इंडिया, ठीक है, अभी करेंटली इसमें इंडिया और 13 कंट्रीज मेंबर्स हैं। कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएस और वियतनाम। ये कंट्री सर इसकी मेंबर है। लेकिन इंडिया ने सर इसको पूरी तरह से साइन नहीं करा है। हमने क्या साइन किया है सर, सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए साइन किया है, क्लीन एनर्जी के लिए साइन किया, टैक्सेशन और एंटी करप्शन के लिए साइन किया है। ठीक है, फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड के लिए हमने ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। देखो ट्रेड वाले पार्ट से हम अभी भी डरते हैं, क्योंकि ट्रेड के रिगार्डिंग हमें बहुत डाउट रहता है कि पता नहीं कहीं ये पार्ट उल्टा हम पे इम्पैक्ट ना कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप थी आरसीईपी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। उसके भी मेंबरशिप इसी वजह से इंडिया ने नहीं ली। इन द सेम मैनर आईपीईएफ में भी ट्रेड वाला कॉलम हमने ब्लैंक कर दिया। बाकी सारे एग्रीमेंट्स हमने बाकी 3 पिलर्स को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो दैट इज योर आईपीईएफ। मेन पर्पस देखो इसका यही है। एनर्जी तो साइड में ले लिया, बट मेन पर्पस सर इसका क्या है, सप्लाई चेन रेजिलियंस डेवलप करना है इंडो पैसिफिक कंट्रीज के लिए। ठीक है सर, इज दैट क्लियर और नॉट? देखो यूएसए अपना जो फ्यूचर है ना वो इंडो पैसिफिक में ज्यादा देखता है, इसीलिए इंडो पैसिफिक पे बहुत कंसर्न रहता है यूएसए। और इंडो पैसिफिक में अगर यूएसए को अपनी पहुंच बनाए रखनी है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें इंडिया जैसे कंट्री का साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की धाक है। ठीक है, अपना जलवा है यहाँ, अपना इधर जलवा है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया से हमारी अभी ज्यादा बनती है आईपीएफ के रिगार्डिंग। हाँ जी सर, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है सर, तो ये था सर आपका आईपीईएफ। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ऑलराइट सर। तो सर आज यहीं तक रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, रिवीजन करिए, आगे पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर सर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।